नमस्कार, रिपब्लिक ई विक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। हजारों मरकजी जमात के लोगों को कोरोना बांटने के बाद मौलाना साद को खुद कोरोना टेस्ट कराने से क्या डर लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने आज चौथा नोटिस तबलीगी जमात मरकज के अमीर मौलाना साद को भेजा है और पूछा है कि कोरोना की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सामने आई है। सरकारी अस्पताल से कोरोना की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं जमा कराई गई। क्या कोरोना की रिपोर्ट को लटकाकर उसमें देरी कर बचने की कोशिश में है मौलाना साद। इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट। छिपा हुआ है मौलाना साद, पुलिस मांग रही है हिसाब। देश में कोरोना फैलाकर मौलाना साद भागा भागा फिर रहा है। दिल्ली पुलिस को तबलीगी मरकज के इस मौलाना की तलाश है। इस मौलाना ने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब मौलाना कांप रहा है, पुलिस के सामने आने से डर रहा है, सवालों का सामना करने से भाग रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साद को चौथा नोटिस भेजा है, जिसमें पूछा है कि मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया या नहीं, और अगर कराया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी गई। जमात के मौलाना साद से क्राइम ब्रांच बार बार सवाल पूछ रही है। जमात के मौलाना साद ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बार बार मौलाना से रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन साद रिपोर्ट नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मौलाना सच का सामना करने से घबरा क्यों रहा है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, पूछताछ से आखिर क्यों भाग रहा है मौलाना साद। सवाल मैं महाभारत में ये पूछ रही हूं कि देश के कानून पर भरोसा क्यों नहीं है। सवाल ये कि जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है मौलाना। सवाल आज ये कि सरकारी अस्पताल में टेस्ट से आखिर डर क्यों लग रहा है। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता जयराम विप्लव जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता संजय सराफ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता यासिर जिलानी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वकील सोशल एक्टिविस्ट सुबूही खान जुड़ रही हैं, साथ ही मोहम्मद आसिफ कमाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मोहम्मद आसिफ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, और साथ ही मेरे साथ मौलाना कादरी जुड़ रहे हैं, कादरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले यासिर जिलानी आपके पास आ रही हूं, और साथ ही मौलाना नदीमुद्दीन को मैं देख पा रही हूं। उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मौलाना नदीमुद्दीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, 4000 तकरीबन 4000 जमातियों को कोरोना बांटने के बाद अब मौलाना साद खुद टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं भाई? खुद का कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे? देखिए, मौलाना साद का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मौलाना साद को टेस्ट कराना चाहिए और सरकार को करवाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मौलाना साद सर बिल्कुल सरकार करा ले, अगर सामने तो आए, सामने तो आए। सरकार तो कराएगी, बिल्कुल कराएगी, लेकिन सामने तो आए। सरकार सामने नहीं ला रही है। अच्छा, सरकार सामने नहीं ला रही है। सरकार ने उनको छुपा रखा है। सरकार उनको सामने लाए, सरकार सामने ला करके जनता के सामने पेश करे। अच्छा, हमारी इंटेलिजेंस सरकार छुपा रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है? सरकार छुपा रही है मौलाना साद को। मौलाना साद की बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे कानून के ऊपर हो गए क्या, या कानून सर मेरी बात तो सुनिए नदीमुद्दीन साहब, आप प्रवक्ता तो नहीं है, पहले ही घोषित कर दिया, लेकिन बात प्रवक्ताओं वाली कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मौलाना साद को सामने लाइए। अरे भाई, आप बड़ी मांग रख रहे हैं मौलाना साद को सामने लाने की, वो खुद क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? उन्हें किसने रोका है? किसने रोका है उन्हें जब हजारों लाखों की जमात बिठाने के लिए तो वो सामने आ सकते हैं, टेस्ट नहीं करा सकते। जिलानी जी, सुचारिता, एक सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा रिपब्लिक भारत को इस वक्त नंबर 1 पे आने के लिए। अब मैं मौलाना नदीमुद्दीन का जवाब दे दूं। देखिए मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, इंसाफ और हक क्या कहता है? इंसाफ, हक और इस्लाम क्या कहता है
कि आप छुपिए मत। अगर आपको किसी तरह का क्या डर है, आप इतनी बड़ी जमात को चलाते हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, यही तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास आप मैसेज दे रहे हैं, तो आप छिप क्यों रहे हैं? और आप कह रहे हैं सरकार छुपा रही है। सरकार क्यों छुपाएगी उन्हें, ये बताइए। मौलाना साहब का क्या राइट बनता है, उनका क्या कर्तव्य बनता है, उनका क्या फर्ज बनता है कि वो बाहर नहीं आए? वो बाहर आएंगे, अपने आप को चेक कराएंगे तो उनका इलाज होगा। अगर वो संक्रमित नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगर संक्रमित होंगे तो वो और लोगों को जहां छुपे बैठे हैं संक्रमण कर रहे होंगे। फिर हम किस तरीके से कोविड-19 पे जीत हासिल करेंगे? मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब ये बताइए, आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? आप सपोर्ट करा करिए। क्योंकि नदीमुद्दीन जी प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि मौलाना नदीमुद्दीन प्रवक्ता तो नहीं है। सरकार लेकिन नाम छोड़कर बाकी सब समर्थन है। कम से कम सरकार की बात किया करिए कभी-कभी। मौलाना नदीमुद्दीन देखिए, आपने खुद मास्क पहना है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता कितनी जरूरी है। आप मास्क पहनकर बैठे हैं हमारे चैनल पर, लेकिन ये जागरूकता क्या मौलाना साहब तक अभी तक नहीं पहुंची? ये जागरूकता, ये जानकारी, या फिर ये बचने के पैतरे हैं? बचने के पैतरे कब तक बचेंगे सर? ये देखिए, बोलिए जिलानी जी, बोलिए। सुचारिता, देखिए ये मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब नहीं बता पाएंगे। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तरफ रहना चाहते हैं, ये मौलाना साद से भी बिगाड़ नहीं करना चाहते हैं, और जिस फिरके के ये हैं वहां भी अपने आप को ये मेंटेन रखना चाहते हैं कि वहां के लोग भी इनसे नाराज ना हो। मैं कहता हूं खुल के आइए मुफ्ती साहब, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, खुल के आइए, मुखालफत कीजिए। मौलाना साद बहुत गलत कर रहे हैं। वो ना तो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, ना वो करेंगे ये जिलानी जी। आप मैसेज दीजिए जिलानी जी, जैसे ही आप तीखे सवाल पूछेंगे ये बोल देंगे मैं प्रवक्ता नहीं हूं, और जैसे ही आप उन पर कोई सवालों की बौछार करेंगे समर्थन खुलकर करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही जवाब नहीं होगा ये बोल देंगे मैं प्रवक्ता नहीं हूं। नदीमुद्दीन जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। खुलकर पक्ष लीजिए, पक्ष लेना है तो बोलिए कि हाँ वो भाग रहे हैं, मानिए ना, फिर मानिए कि हाँ भाग रहे हैं। वो आप नहीं मानेंगे मुफ्ती नदीमुद्दीन, वो आप मानेंगे नहीं। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए। बाबरकत महीना है, पाक महीना है, मौलाना साहब को सामने आना चाहिए। मोहम्मद आसिफ और मैं जयराम विप्लव को ले रही हूँ। सुनिए मोहम्मद आसिफ, मुझे ये बताइए कि मस्जिद में रहने की जिद करने वाले मौलाना साद को अस्पताल से बहुत डर लग रहा है। अस्पताल से बहुत डर लगता है। मस्जिद में रहने की तकरीर तो वो करते हैं, लेकिन अस्पताल से डर लगता है। जान तो बच रही है अस्पतालों से। मोहम्मद आसिफ, ये आपसे किसने कह दिया हर इंसान अस्पताल से कोई नहीं डरता? डरती है तो शायद सरकार की पॉलिसी का कोई हिस्सा होगी। मौलाना साद से आज रिपोर्ट मांगी गई है। मेरी सुनिए मैडम, मौलाना साद से आज रिपोर्ट मांगी, मैं कह तो रहा हूं आपसे, मौलाना साद ने रिपोर्ट कराई है, अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा करा देंगे, वो जमा करा देंगे वो। अरे सरकार ने नोटिस दिया, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, अभी तक जमा करा देंगे वो, यही चल रहा है, जमा करा देंगे वो। आज सरकार, जो जमात के बाकी लोग हैं वो बढ़कर सामने आए, वो अपने टेस्ट कराए, उनको जो सामने नहीं आए वो पकड़े गए, लेकिन मौलाना साद अभी जमा कराएंगे। किसने आपसे कह दिया जमा नहीं करेंगे? अरे भाई कराएंगे अभी। ये किसने? सर कितना टाइम देना है बता दीजिए, 1 महीना, सरकार ने नोटिस दिया, 2 महीना, आज वो कितना टाइम दे सर मौलाना साद को? क्या बिना नोटिस के जवाब दिया जाएगा? सर चौथा नोटिस भेजा गया है, चौथा नोटिस। जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? चौथा नोटिस भेजा है, जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं आप? पूरी जानकारी रखते हैं। बोलने आ गए आप टीवी पर। हेल्थ सेक्रेटरी 45 लोगों को चौथा नोटिस भेजा है, जिसके जवाब में अभी तक रिपोर्ट नहीं जमा कराई। वो जो दबा के रखती है रिपोर्ट को, पूरी सरकार मध्य प्रदेश बैठी रहती है उसके अंदर। आप कहां चली गई थी उस टाइम पे? जब जैन रिपोर्टर हेल्थ सेक्रेटरी एक रिपोर्ट को दिखाने के बाद 45 अधिकारी करती है। मोहम्मद आसिफ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सारी जानकारी आप ही के पास है, जो बाहर नहीं जाती जानकारी वो मोहम्मद आसिफ के पास आती है। तो सर मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, कहाँ है मौलाना साहब? आपको तो सारी जानकारी है। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको तो सब जानकारी है। 33,000 लोगों में से
4000 लोगों को जमात से हुआ है, 29,000 लोगों को किसने किया कोरोना? क्या अहमदाबाद में जो कोरोना हो रहा है, क्या ट्रंप साहब कोरोना छोड़ के गए? वाह दिल्ली में जो बड़ी वाह 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 भाई मोहम्मद आसिफ, क्या तर्क दिया आपने, क्या तर्क दिया आपने? बाकी लोगों को कहां से हुआ? सर सिंगल लार्जेस्ट सोर्स का मतलब समझते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, बड़े जानकार हैं आप, सिंगल लार्जेस्ट सोर्स का मतलब समझते हैं आप? मोहम्मद आसिफ, सिंगल लार्जेस्ट सोर्स का मतलब समझते हैं आप? सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होता है। कोरोना संक्रमण की चेन ऑफ ट्रांसमिशन समझते हैं? वो नहीं समझते आप, ये मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, वो नहीं समझते हैं। सिंगल लार्जेस्ट सोर्स कोरोना संक्रमण का इस देश में तबलीगी जमात मरकज रहा। और अगर आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है, या फिर आप कह रहे हैं बाकियों को कहां से पहुंचा, तो फिर सर आप थोड़ा पढ़कर आया करिए, थोड़ा पढ़कर आया करिए सर, गुस्से से कुछ नहीं होता, पढ़िए पढ़िए, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखिए तब। जयराम जी, डिस्टेंस की बात करते हैं, जयराम जी, हरियाणा के अंदर जयराम जी सुरजेवाला रैली करता है, इनको चुप कराइए। देखिए मोहम्मद आसिफ इतने गुस्से में मत, आप प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता हैं मौलाना साहब के? मैं गुस्से में नहीं, मैं आपकी नहीं आप है प्रवक्ता क्या? तो नदीमुद्दीन जी ने तो मना कर दिया, मुझे लग रहा है आपका गुस्सा देखकर आप ही प्रवक्ता हैं, आप ही प्रवक्ता है लगता है, सारी जानकारी ने मिल। जयराम जी बोलिए, उनको बोलिए थोड़ा उत्तर सुने, बोलिए बोलिए जयराम जी बोलिए। आप सरकार से जवाब उठाइए ना। आसिफ साहब थोड़ा आप सुनिए ठंडे दिलो दिमाग से। दरअसल दिक्कत आसिफ साहब की और उन जैसे तमाम लोगों की है कि उन्होंने तबलीगी जमात को ही पूरा इस्लाम मान लिया है और जमातियों से वो पूरे मुसलमानों को जोड़ करके देख रहे हैं। जब भी जमात की बात होती है, तबलीगी जमात की, तो ये लोग आ जाते हैं बचाव करने। सर केवल मरकज में शामिल होने भर का मामला नहीं था, ये केवल बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा था, सुनिए। को जोड़ देना केवल मरकज का मामला नहीं है, ना ही केवल मौलाना साद का मामला है, मामला देश भर में उनके जो ये अनुयायी बने हुए घूम रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? रमजान जैसे पवित्र महीने में पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसके ऊपर साहब? जो आपकी जान बचाने के लिए आया, डॉक्टरों के ऊपर, भाई मोहम्मद आसिफ के ऊपर, मोहम्मद आसिफ, भारत का वो चरित्र भी। जयराम जी जरा पहले मैं इनको जरा देख लूं, ये इतने गुस्से में क्यों है? मोहम्मद आसिफ आराम से आराम से आराम से सर, मैं तो 8 दिन से सर आराम से देख रहा हूँ सर, आराम से। दलित पुजारियों की हत्या के ऊपर मोहम्मद आसिफ आप जिस तरह से गुस्से में बोल रहे हैं, यहाँ बहुत पैनलिस्ट उसी गुस्से में बोल सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ जो कोरोना का संक्रमण देश में बढ़ा, जो देश में बढ़ा, उसका सिंगल लार्जेस्ट सोर्स तबलीगी जमात रहा, उसका सिंगल लार्जेस्ट सोर्स तबलीगी जमात रहा, लेकिन तब भी लोग आराम से बात कर रहे हैं। तो एक गुस्सा कहीं और दिखाइएगा, ये तो गुस्सा और ये तेवर कहीं और दिखाइए। मोहम्मद आसिफ आराम से बात कीजिए, यहाँ पर और भी मेहमान है मेरे। किसने बोला है? आप जो बैठकर इतनी जोर से गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा तो बाकी लोगों को होना चाहिए आप पर, बता दीजिए, जो बड़े समर्थन में आ रहे हैं यहाँ पर। समर्थन में तो आप ऐसे उतर कर आ रहे हैं जैसे सारी जानकारी मौलाना साहब आप ही को दे रहे हैं और बचाने का जिम्मा सौंप दिया आपको। जिलानी जी बोलिए। जैसे चैनल और सरकार मौलाना साहब के नाम पे चल रही हो, सिर्फ मुस्लिम राजनीति। मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरे सामने टीवी है नहीं, इसलिए मैं आसिफ को पहचान नहीं पा रहा हूँ है कौन ये। और मैं जानता हूँ कि इनका कोई जमात से लेना देना नहीं, ये बेवजह का चीख और चिल्ला रहे हैं। इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनका जमात से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये बैठ गए टीवी पे, तो टीवी पे बैठ गए तो अच्छी बात करिए। लगता है जब आपको जवाब मिलता है तो आप कहते थे मरकज से। अरे आसिफ हो, जमात से आसिफ हो, जुड़े हुए, ये आपके पास। यासिर जिलानी बोल रहा हूँ, यासिर जिलानी मुखातिब है, संभल के बात करो, संभल के बोलिए। यासिर जिलानी संभल के बात कर रहे हो। हाँ मैं मुखातिब, समझ के, मैं टीवी देख नहीं रहा हूँ, कौन है आसिफ ये? मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ तो मुखातिब है तो सुन लो मेरी बात जरा। आप गलत बोल रहे हो, आसिफ बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुन, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है। और मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा ना तो तुम्हारा जमात से लेना देना है, ना जमात से लेना देना है, तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आया मत करो टीवी पे। मुसलमान सुनिए आसिफ, मोहम्मद आसिफ देखिए, मोहम्मद आसिफ देखिए, मैं और पैनलिस्ट पे जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेहमान है मेरे पास, और वो मेहमान है जो पढ़ लिख कर आते हैं, जो जानकारी रखते हैं कि 4 नोटिस भेजे जा चुके हैं मौलाना साहब को। आकर ऐसे नहीं बोलते हैं कि नोटिस कब भेजेंगे, तो थोड़ा आप पढ़िए, आप थोड़ा पढ़िए, गूगल करिए, तब मैं फिर आऊंगी आपके पास। मैं जा रही हूँ सुबुही खान के पास, सुबुही के पास मैं जा रही हूँ और कादरी जी को लूंगी, मौलाना कादरी।
सुबुही मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रही हूं भाई, नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पर टेस्ट भी नहीं करा रहे। इनको टेस्ट से भी इतना डर है जी, टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं जमा कराएंगे और फिर बाद में बोल देंगे कि हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं पहुंची, कोई नोटिस नहीं पहुंचा। जी सुचरिता, मोहम्मद आसिफ जी की बात सुन के मुझे कुछ कहावतें याद आ रही हैं जो हम सुनते थे, चोरी और सीना जोरी, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। ये कुछ कहावतें हम बिल्कुल चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं अपने देश में पिछले कुछ समय से। एक बात तो मैं इनको ये बोलना चाह रही हूँ, जो इन्होंने बोला कि दूसरे लोगों को कोरोना कहां से हुआ, तबलीगी जमात वालों के फैलाने के अलावा, तो उनसे ये पूछिए कि अगर कोई एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता मर जाता है तो क्या किसी को जबरदस्ती बस के सामने धक्का देके मार दो? इनको ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि एक्सीडेंट और मर्डर में फर्क होता है, क्योंकि बात होती है इंटेंशन की, बात होती है जानबूझ के फैलाने की। कानून तो ये लोग मानते नहीं है सुचरिता, क्योंकि इनके दिमाग में एक पैरेलल कानून, एक पैरेलल इनके दिमाग में सब कुछ चलता है जो हमारे देश के पूरे कायदे कानून के साथ साथ चलता है, कभी उसके साथ मिलता नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये डेफिनेटली हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन हम इस चीज से भी डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम समाज के एक तबके को धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाने के लिए इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर उनको कोई फैसिलिटी दी जाए तो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, और अगर उनकी गलती को गलत बोल दिया जाए तो एकदम से अपना सबसे ज्यादा चलने वाला कार्ड निकालते हैं, विक्टिम कार्ड, कि देखो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट हो रहा है। ये बात मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों को और जो देश के कायदे कानून को मानते हैं उन लोगों को समझनी चाहिए कि उन्होंने अपने धर्म की कमान, जो जिम्मेदारी है, सरपरस्ती कैसे लोगों के हाथ में दे रखी है। आप ये मत भूलिए कि आप उस देश में रहते हैं जिस देश में जो सबसे बड़ा विलन माना जाता है रावण, उसको ब्राह्मण होने के बाद भी गलत बोला जाता है। वाल्मीकि जी को उनकी विद्वता की वजह से हम लोग पूजते हैं, शूर्पणखा और होलिका को महिला होने के बाद भी गलत बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ जाति या लिंग या किसी भी एक कैटेगरी के आधार पे विक्टिम कार्ड खेलना नहीं सिखाया जाता। देखिए मैं तो ये कहूंगी, बोलते हैं सुबुही आपने बहुत अच्छी तरह ये बात कही, आपने बड़े अच्छी तरह ये बात समझाई, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूं कि ये बात समझ आएगी कि नहीं समझ आएगी। समझाने का फायदा क्या है जब एक कोरोना रिपोर्ट तक दाखिल नहीं की जा सकती। कादरी जी, मौलाना कादरी, मैं तो ये पूछ रही हूं कि कोरोना रिपोर्ट ऐसे समय में नोटिस पे नोटिस भिजवाकर मंगाई जा रही है, लेकिन कोरोना रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकती। क्या सीख देंगे बाकी लोगों को ये? देखिए, जहां तक मौलाना साद की गिरफ्तारी के बारे में और सामने क्यों नहीं आ रहे हैं इसके बारे में जो सवालात हो रहे हैं, मैं उसके लिए इतना कहूंगा कि 21वीं सदी में आज ये मुमकिन ही नहीं है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के दौर में ये मुमकिन ही नहीं है कि मालूम नहीं किया जा सके कि मौलाना साद कहाँ है। ये बात ज़रूरी है, हमेशा सबको मालूम है कि हुकूमत जानती है मौलाना साद कहाँ हैं, लेकिन एक प्रोपोगेंडा मशीनरी चलाने के लिए 1 महीने से आप देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ मौलाना साद का डिस्कशन है। न तो गरीब मजदूरों के बारे में वो फिक्र है, न नमस्ते ट्रम्प के जो असरात का कोई तस्करा है। सिर्फ और सिर्फ मौलाना साद किया जा रहा है। हुकूमत चाहे जब चाहे, मैं समझता हूं मौलाना साद तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट क्या वो खुद उनको हासिल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाया जा रहा है। और अब हिंदुस्तान के लोग ये बखूबी समझ चुके हैं कि ये तबलीगी जमात और मौलाना साद के नाम पर हुकूमत कुछ एक अपना नजरिया अपना जो है। कादरी जी, मौलाना कादरी, मैंने तो आपसे ये पूछा कि जो व्यक्ति, जो जमात से जुड़े लोग हैं, उनसे हम अपील कर करके, सरकार प्रशासन अपील कर रहा है सामने आइए, वो सामने आए, जो सामने नहीं आए उनको पकड़ा गया, टेस्ट कराए गए, सब आ रहे हैं। मैं तो उन जमातियों के हवाले से आपसे पूछ रही हूँ मौलाना जी, वो सामने आए हैं लेकिन मुखिया नहीं आते सामने और ना ही टेस्ट की रिपोर्ट देते हैं। ये कैसी नजीर रख रहे हैं भाई? सुचारिता, ये क्या नजीर है? सुचारिता, मुखिया को जब चाहे, सुचारिता जी, मुखिया को जब चाहे हुकूमत ला सकती है, लेकिन हुकूमत नहीं ला रही है, ताकि ये तमाम जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो बंद हो जाएगा।
सर मुझे एक बात बता दीजिए, प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने छुपाया हुआ, ये सब तो आप बहुत बोलते हैं। ये मौलाना साद ऑडियो पे ऑडियो जारी कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं कह सकते हैं कि मैं कहीं छिपा नहीं हूं। ये बात क्यों नहीं कहते फिर? ये जो बात आप कह रहे हैं, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको है, ये मौलाना साद भी तो अपने ऑडियो टेप में जारी कर सकते हैं। सर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? देखिए, ऑडियो रिलीज हुआ, अभी यही समझ में आ गई बात। ऑडियो जब रिलीज हो रहा है तो किस मोबाइल से कहां पर जा रहा है, ये आप बड़ी इतनी आप क्या बताऊं मैं, आप मालूम नहीं कर सकती है कहां से ट्रेल आया। मौलाना कादरी उनके वकील आके बैठकर सारे बयान जारी कर रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, उसमें ये सच, ये खुलासा नहीं हो सकता है क्या? मुझे समझ नहीं आता है, नहीं मुझे समझ नहीं आता आप बोल क्या रहे हैं। एक लॉजिकल ये जब मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, तो जनाब रोज सुबह शाम तैयार होकर के उस प्रोपेगेंडा में भाग लेने आप क्यों आ जाते हैं? क्यों उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं? ये दोहरी बातें मत करिए। एक तरफ आप खुद प्रोपेगेंडा में शामिल होने आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रही है साफ प्रोपेगेंडा है और सरकार छुपाए घूम रही है। अरे मुझे सुचेता जी, आपकी टीम से पूछिए, कम से कम 10 फोन आए मुझे, रिक्वेस्ट की गई तो मैं आया हूं। आपने मीडिया की बात कही, आपने मीडिया की बात कही, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। सुनिए, मैं आसिफ कमाल के पास शामिल होते हैं, मत होइए। मैं आसिफ कमाल के पास जा रही हूँ। 10 मरतबा मुझे फोन किया, प्रोपेगेंडा में तभी मैं आया हूँ। नहीं, सुनिए मौलाना कादरी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, नहीं मौलाना कादरी मैं मान रही हूँ, पहले आप उनका जवाब दीजिए। मौलाना कादरी आपको हमने आमंत्रित किया, आप आए सामने। कभी हमने किसी से नहीं लिया, अल्लाह का करम है, हमारे आबा अजदाद ने हमको वो फरमाई। नहीं, जयराम विप्लव इस तरह की बात मत करिए। मैं फिर कह रही हूँ, सुन लीजिए जयराम विप्लव, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो भी मेहमान हैं उनको हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बात किसी मेहमान के बारे में मत कहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं फिर कह रही हूँ, मौलाना कादरी हमारे निमंत्रित मेहमान है, वो आए हैं, लेकिन वो अपने पक्ष, हम उनके पक्ष पर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। निजी कमेंट में कोई अलाउ नहीं करूंगी, प्लीज। सुचरिता जी सुनिए, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं उन पे कोई मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो मैं कह रहा हूं उस प्रोपेगेंडा में वो भी तो सुबह शाम शामिल हो रहे हैं। अगर वो प्रोपेगेंडा है, और कहीं इनका एजेंडा ये तो नहीं है कि तबलीगी जमात को पूरे मुस्लिमों से जोड़ो, तबलीगी जमात को इस्लाम से जोड़ो और फिर विक्टिम कार्ड खेलो, तो ये अपने प्रोपेगेंडा की बात करें ना। और अगर मीडिया से इनको इतनी तकलीफ है तो उस प्रोपेगेंडा से अपने आसिफ कमाल को मैं लूंगी और मौलाना नदीमुद्दीन को ले रही हूँ। हाफिज गुलाम सरवर अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। मैं आपके पास आ रही हूँ आसिफ कमाल भाई, बार बार नोटिस, एक नोटिस गायब, 2 नोटिस गायब, तीसरा नोटिस पता नहीं, सवाल 26 पूछे कोई जवाब नहीं, चौथा नोटिस, एक सरकारी अस्पताल से कोरोना की रिपोर्ट तक जमा नहीं हो पा रही है। इसके क्या मायने हैं? आप छुप रहे हैं या फिर आप उस मामले को इतना लंबा कर देना चाह रहे हैं कि कहीं पीछे से भाग जाए? सुचेता जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये चौथे नोटिस की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। ये जो प्रॉब्लम है कोरोना की, ये पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक की है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत का कानून हर नागरिक के लिए बराबर है। अगर उनको कानून ने कोई नोटिस भेजा है तो उस पर किसी तरह की राजनीति पहले तो हो ही क्यों रही है? जो ये टीम बैठी हुई है, जो उनको डिफेंड करने के लिए बैठी है कि प्रोपेगेंडा है, सरकार का प्रोपेगेंडा है, तो आप इतने बड़े शख्सियत हैं, आप उस प्रोपेगेंडा में फंस क्यों रहे हैं? मेरा सवाल यह है, आप सामने आकर के ऑडियो टेप दे सकते हैं, पहले दिन से आप ऑडियो टेप दे रहे हैं, और आज जब आपका काम है बाहर आना, आज जमात के लोगों ने प्लाज्मा दिया, कितनी खूबसूरत बात है ये। आप बाहर आएंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, एक अच्छा संदेश जाएगा, आपकी इतनी बड़ी फॉलोअरशिप है। ये सबको देखते हुए मेरी अपील है उनसे कि ये सारी जो राजनीति हो रही है, उनके बिन बुलाए मेहमान जो टीवी पे आके तो ये तो मौका है, ये तो मौका है आसिफ कमाल, आप जो बात कह रहे हैं मौलाना नदीमुद्दीन, ये तो मौका है कि आप सामने आइए और बताइए कि आप किस तरह देश के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप पीछे ही रहना चाहते हैं, आप सिर्फ ऑडियो टेप जारी करेंगे, आप सिर्फ नोटिसेस के जवाब नहीं देंगे, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो मौका है, आप देश के साथ खड़े रहिए।
देखिए, देश की तमाम मस्जिदों में लॉकडाउन है, मुसलमान घरों में इफ्तार कर रहे हैं, मुसलमान घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान के महीने में भी मुसलमान अपने घरों में हैं, मुसलमान लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। भाजपा के एमएलए बर्थडे मना रहे हैं, भाजपा के एमपी खुलेआम लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, येदियुरप्पा तोड़ रहे हैं, शिवराज चौहान तोड़ रहे हैं, आदित्यनाथ योगी तोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ, शिवराज चौहान ने कोरोना टेस्ट क्यों नहीं कराया, जबकि पल्लवी जैन को 6 मार्च को उनको कोरोना पॉजिटिव मिला, 4 मार्च को वो शिवराज चौहान के साथ थी। मौलाना नदीमुद्दीन, जयपुर के अंदर मौलाना नदीमुद्दीन, कोरोना कहाँ से आया? मौलाना नदीमुद्दीन, आप जो बात कर रहे हैं, कोरोना सिर्फ तबलीगी जमात के अंदर आया क्या? मैं कहता हूँ कि मौलाना साहब को क्यों नहीं सरकार पकड़ रही है? सुनिए, जयराम विप्लव जवाब देना चाह रहे हैं, मैं जयराम जी पर जाऊंगी। संजय सराफ भी हैं, संजय जी को लीजिए। अमित शाह को मालूम है कि मौलाना साहब कहाँ है? जयराम जी जवाब देंगे, जयराम जी जवाब दीजिए, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन शब्द का प्रयोग किया। मौलाना नदीमुद्दीन, आप जो बात कह रहे हैं ना, मौलाना नदीमुद्दीन, आप फिर वही बात कर रहे हैं प्रवक्ताओं वाली। नदीमुद्दीन खुद फिर आप प्रवक्ताओं वाली बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन देखिए, बड़ी बात, मुसलमान क्यों कह रहे हैं? आप कहिए तबलीगी जमात, आप कहिए जमातियों ने ये किया, ये मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा। बिल्कुल सही। तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुचरिता जी, हमने कहानी सुनी थी साधु और बिच्छू की, जिसमें साधु बार बार बिच्छू को नदी से बाहर निकालता है, और आज वो कहानी हमने स्वयं देखी है कि डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारा साधु स्वभाव खत्म नहीं होता। हम जमातियों के डंक को भी सहन करते हुए सेवा का काम कर रहे हैं। कुछ सीख लीजिए, मौलाना साहब को भी कुछ समझाइए और अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन लाइए। गालियां दे रहा है और तुम चैनल पर आकर के लफाजी कर रहे हो, बेशरम लफंगे, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। एक मिनट, ये क्या, ये कैसी भाषा है? मौलाना नदीमुद्दीन, ये कैसी भाषा है? मौलाना नदीमुद्दीन, आप मौलाना हैं, आप मौलाना हैं, ये कैसी भाषा है? ये कैसी भाषा है मौलाना जी? कही थी अपने गेस्ट की बात। मौलाना नदीमुद्दीन, ये किस तरह की भाषा है? ये कैसे गुंडों को बुलाते हैं? मौलाना नदीमुद्दीन, आप मुझे लग रहा है कि जो उम्र दराज है मेरे पैनल पर, उनमें से एक है, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसी भाषा है? कोई पलटकर आपको उसी भाषा में बोलेगा तो फिर आपको बुरी लगेगी वो बात। मौलाना नदीमुद्दीन, नहीं, ये भाषा नहीं है इस्तेमाल करने वाली शो पर। ऐसे किसी भी मेरे मेहमान को मत बोलिए। आपको बुलाया, आप आमंत्रित हैं, बाकी सारे भी आमंत्रित मेहमान हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। आप, मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग मौलाना साद को इस कदर डिफेंड करते हैं, दूसरों पर अपशब्द की बौछार कर देते हैं और फिर कहते हैं हम तो प्रवक्ता नहीं है। तबलीगी जमात से जो दूसरों पर अपशब्दों की बौछार कर दीजिए, मौलाना साद को इस कदर डिफेंड करिए और फिर कहेंगे हम प्रवक्ता नहीं है। इस प्रकार क्या कर रहे हैं आप? गाली गलौज कर रहा है। अरे कर क्या रहे हैं आप? आप क्यों नहीं बोलेंगे? पल्लवी जैन के बारे में बोलिए। नहीं, एक मिनट, अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप उन्हें लफंगा कहेंगे? अगर वो नहीं कहेंगे तो आप अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे? वो नहीं बोलेंगे, आप भी तो नहीं बोलते, आप भी तो चुप्पी साध लेते हैं मौलाना साद पर। आप भी तो बोलते हैं अभी नहीं आएंगे, अभी लॉकडाउन है, तो क्या आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होगा? के बारे में बोलिए। और आप नदीमुद्दीन साहब, इस तरह की परिपाटी मत शुरू करिए यहाँ पर। सड़क छाप लोगों को बुलाते हैं। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट रुक जाइए, आप भी मत शुरू हो जाइए। जयराम जी, तुम कहां से आके मौलाना नदीमुद्दीन, आप इस कदर डिफेंड करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल आप दूसरों के लिए कर दें, लेकिन मौलाना साद पर चुप्पी रहेगी आपकी। जो यहाँ, सुनिए, तकरीबन 4000 लोगों को कोरोना बांटा, उसके बाद भी मौलाना साद आपके लिए हीरो ही है। उसके बाद भी आप पूरा डिफेंड करिए कि दूसरों को अपशब्द कहिए। सोचिए सर, क्या कर रहे हैं आप मौलाना जी, क्या रहे हैं आप? पल्लवी जैन के बारे में बोलिए, पल्लवी जैन के बारे में बोलिए, पल्लवी जैन के बारे में बोलिए, आप पल्लवी जैन के बारे में बोलिए। मौलाना नदीमुद्दीन, पल्लवी जैन मध्य प्रदेश की सेक्रेटरी है, उसने सैकड़ों को कोरोना फैलाया, उसके बारे में बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, हम पल्लवी जैन आप करे जा रहे हैं,
हम हर उस व्यक्ति के बारे में बोलेंगे जिसके बारे में जानकारी आएगी कि वो कोरोना फैलाकर हजारों लोगों कर भाग गया। समझ रहे हैं आप? भाग गया का मतलब समझ रहे हैं आप? जिसे 4-4 नोटिस दिए जाएंगे उसके बारे में सवाल पूछेंगे, जो भाग जाएगा उसके बारे में सवाल पूछेंगे, जो हजारों को संक्रमित करेगा उसके बारे में सवाल पूछेंगे। घंटे से सामने नहीं आएगा, आधे घंटे से आपने मेरे को आधा सेकंड भी नहीं दिया है। पकड़ के लाओ उसको, मोहल्ला साहब को पकड़ के लाओ, संजय सराफ, फांसी लगा दो। संजय जी को लीजिए। रुके संजय सराफ, संजय जी मैं माफी चाहती हूँ। संजय जी को लीजिए। संजय जी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह का डिफेंस चल रहा है मौलाना साद के लिए। मैं तो हैरान हूँ कि जिसको नोटिस पे नोटिस पुलिस के जा रहे हैं उनके डिफेंस में आप शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये चौहान को बचाया जा रहा, मैं तो हैरान हूँ। संजय जी को बोलने दीजिए। देखिए सचेता जी, मैं तो हैरान हूँ। इनको पहले सचेता जी चुप कराइए, मैं बात करूंगा। बोलिए संजय जी। हाँ देखिए सचेता जी, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मौलाना साद को 4 नोटिस जाने के बाद इनको तो सीख लेनी चाहिए अर्नब गोस्वामी से। अर्नब गोस्वामी जी को एक नोटिस पुलिस ने दे दी, वो वहां पर जाकर उन्होंने अपने आप को दिखाया और पूरा, जबकि कोई कसूर नहीं था उनका। और ये बदकिस्मती है कि इनके मौलाना साद की वजह से पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। अगर वो सही है, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो सामने आ जाए, गवर्नमेंट के सामने आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए और अपने आप को पेश करे। लेकिन वो छुपे क्यों रहे? उनकी वजह से पूरे देश में, मैं जम्मू कश्मीर की भी बात करूं, कश्मीर में एक अशरफ भाई थे, उनकी भी मौत हो गई, वो भी यहाँ मरकज से ही गए थे। पूरे देश में जो फैलाने का काम किया है, बदकिस्मती से इन्होंने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो मुसलमानों के बीच में नुकसान किया। जो भी मरकज से निकला वो मस्जिद शरीफ में गया नमाज पढ़ने, जितने लोग वहां नमाजी थे उन बेचारों को लग गया। उसके बाद में जिस घर में गया वो भी मुस्लिम का घर था, वहां खाना खाया, उस घर में बैठा, उस घर में उसने वहां पर फैलाने का काम कर दिया। उसके बाहर में अब डॉक्टरों के ऊपर जो थूकने का काम, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी मरकज के इस टाइप के लोग हैं उनको और मुसलमानों को अलग रखिए। मुसलमान का मतलब होता है मुसल ईमान, जिसका ईमान साफ पाक होगा वही मुसलमान है। ऐसे लोग जो इन चीजों को डिफेंड करेंगे, इसको हम मुसलमान भी नहीं मानते हैं। हमारा ईमान है, हम रमजान में अपने घर में, हमारा ईमान है, हम जुमा की नमाज अपने घर में पढ़ो। हमने आपका ईमान देखा है, गालियां निकालते हैं आप डिबेट पर, आप बुजुर्ग हैं, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। आज रोजों के दिन है, रोजों का पाक महीना है और पाक महीने में आप यही रोजा बनाए। आपको पता है आपने रोजा अपना खराब कर दिया, आपने आज का रोजा खत्म कर दिया, आपने मुंह में गलत वर्ड यूज करके। आप अगर मौलाना है तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि रोजों में आप क्या बोल रहे हैं, कैसे डिफेंड कर रहे हैं और क्या गाली गलौज कर रहे हैं, कैसी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। आपको ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। आप अगर मौलाना है तो आप आगे बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या तारीफ दे रहे होंगे, आप क्या पढ़ाते होंगे, क्या सिखाते होंगे? यही सिखाते हैं क्या? यही सीख देते हैं आप? देखिए मैं एक चीज बोल रही हूँ, सुनिए मौलाना नदीमुद्दीन कुछ नहीं सिखा रहे, हम कह रहे हैं मौलाना आप अपनी बात रख चुके हैं, इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं, तुम हमें बोलने वाले, वो पूरे कौम के दुश्मन। अरे मौलाना नदीमुद्दीन एक बात बताइए, कोई भी आपको कुछ बोलने वाला नहीं है तो फिर तो आप किसी की सुनेंगे ही नहीं। भाई मौलाना नदीमुद्दीन सुनिए मेरी बात, मेरे को हक बनता है इस देश में कोई भी एक एक करके मौलाना नदीमुद्दीन जरा शांत रहिए, उसके खिलाफ में बात करेंगे। तुम समझाओ, हमको क्या समझाओगे तुम? अच्छा ठीक है, कोई आपको नहीं समझा रहा है मौलाना साहब, कोई आपको नहीं समझा रहा है क्योंकि कोई समझा नहीं पाएगा। मैं तो ये कह रही हूँ रहने दीजिए, बीजेपी के एमपी को समझाओ, बीजेपी के एमपी ठीक है। गालियां दे रहा हूं, समझाओ। मौलाना नदीमुद्दीन, जब सोच के आगे ऐसे पर्दे पड़े हो तो कौन समझाएगा? समझाने का फायदा क्या है? समझाने का फायदा क्या है? के बारे में बोलो, शिवराज चौहान के बारे में ठीक है, बोलो। अब आप सुनिए मौलाना नदीमुद्दीन आराम से बोलिए, आपने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सोच के आगे अगर पर्दे पड़े हो तो कोई समझाने का फायदा नहीं होता, वही होगा। यहाँ पर भी मैं सुबुही के पास जा रही हूँ, मोहम्मद आसिफ को लूंगी साथ में।
ये देखिए, बार बार हम समझाते हैं, समझाने का फायदा नहीं है। मैं तो ये सीधे कह रही हूं कि जिन जमातियों ने सामने आकर अपना टेस्ट कराया है, जिन्होंने सामने आकर पुलिस को जानकारी दी कि वो वहां मौजूद थे, जिन्होंने क्वारंटीन किया है, ये तो उनके साथ भी दगा है। ये तो उनके साथ भी दगा है कि आप ना सामने आ रहे हो ना टेस्ट करा रहे हो। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। दगा ये किसी दूसरे इंसान से पहले, सबसे पहले अपनी कॉन्शियंस से है, अपनी अंतरात्मा के साथ सबसे पहली दगा है। एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, ईमान का मतलब होता है धर्म पर विश्वास, और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। यानी कि अगर आप सही को सही नहीं बोलना जानते हैं, गलत को गलत नहीं बोलना जानते हैं, और आप अपना कर्तव्य का निर्वाहन नहीं करते हैं, तो आप ना मुसलमान कहलाने लायक हैं और ना ही आप इंसान कहलाने लायक हैं। आप इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर। आपकी सारी नमाजें, आपकी सारी इबादत अल्लाह ताला आपके मुंह पे उठा के फेंक कर मारेगा। नदीमुद्दीन साहब, ये मौलाना का सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल मत इस्तेमाल करा करिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं सुचरिता, कहते हैं कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देता है, लेकिन किसी का दिल दुखाना माफ नहीं करता, जब तक जिसका अपने दिल दुखाया है वो आपको खुद माफ ना कर दे। जब तक ये लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम नहीं समझेंगे और इस्लाम का सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके और धर्म सत्ता फैलाने का एजेंडा लेके यहाँ पे टीवी पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दिल दुखा रहे हैं, सैकड़ों आप गालियां दे रहे हैं, रोज आप दिल दुखा रहे हैं सैकड़ों का। किनको दे रहे हैं? आप गालियां दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलाना नदीमुद्दीन, गुमराह मत कीजिए। सारे मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं, बिल्कुल बार बार टीवी पे सारे मुसलमान यही गलत है। अधिकार किसने दिया? मौलाना नदीमुद्दीन, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मौलाना नदीमुद्दीन, क्या सुबूही खान नहीं है मुसलमान? आप क्या कह रहे हैं? क्या जिलानी जी नहीं है? आप ये मत कहिए, आप ये मत कहिए। जो लोग महाभारत देख रहे हैं वो ये जानते हैं। मैं तो ये भी कह रही हूं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग सामने आए हैं, उन्होंने खुद आकर अगर अपने टेस्ट कराए तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। उनके साथ भी दगा कर रहे हैं मौलाना साद, मैं तो कहता हूं उनके साथ भी दगा कर रहे हैं मौलाना साद। खुद छुप कर बैठे हैं, दूसरों को तकरीर कर रहे हैं। अब डर गए तो तकरीर भी कर दी कि जाइए कोरोना का टेस्ट कराइए, और खुद मैं नहीं कराऊंगा, खुद मैं नहीं कराऊंगा। अरे भाई, टेस्ट कराया है, सरकारी अस्पताल से कराया तो रिपोर्ट दीजिए। और ये मत कहा करिए हम तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, मौलाना साद से सवाल पूछ रहे हैं। सब पूरे धर्म को मत लाया करिए घेरे में। ये गलत काम आप करते हैं, ये गलत काम आप करते हैं। हम भी कह रहे हैं कि मोहल्ला साद है, मगर मोहल्ला साद के नाम पे मुसलमानों को नहीं मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यासिर जिलानी साहब को लीजिए, मोहम्मद आसिफ को लीजिए। जिलानी साहब, ये ऐसे मौलाना नदीमुद्दीन जो कर रहे हैं यही नहीं करना है। सबसे पहले आप सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कोई नहीं कर रहा है कटघरे में खड़ा। नहीं, ये देखिए, मैं आपको बता दूं सुचारिता, क्लियर, ये मुफ्ती नदीमुद्दीन और कादरी साहब जो बैठे ये जानते हैं कि इस्लाम की जो रिवायत और रिवाज है वो हिंदुस्तान के अंदर हमारे वली अल्लाहों ने सिखाई। मोहब्बत, इत्तेहाद, अखलाक। ख्वाजा का इतिहास उठा के देख लीजिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, कश्मीर में चरारे शरीफ का इतिहास उठा के उस बुजुर्गाने दीन का देख लीजिए, और हिंदुस्तान के तमाम 8-10 किलोमीटर के बाद एक एक बुजुर्ग इस भारत के भूमि में जो लेटे हुए हैं, जो असल इस्लाम के योद्धा हैं, जिन्होंने मोहब्बत, इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो भारतीय है, जिस मिट्टी से खुशबू आ रही थी हमारे प्रॉफिट को जहां से आ रही थी, उस मिट्टी के बारे में उन लोगों ने सही तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बताया। ये जमात, ये तबलीग क्या है, ये कौन है? ये इनके चाहने वाले 2-4% अगर हिंदुस्तान में हो गए तो मुझे मुफ्ती नदीमुद्दीन पे हैरानी होती है कि अगर वो साथ की पैरवी करते। ये जमातियों की कब से आप पैरवी करने लगे? कब से कादरी पैरवी करने लगे जमातियों की और साथ की? ये हिंदुस्तान में इस्लाम है, ये हिंदुस्तान में इस्लाम है या इस्लाम
ख्वाजा गरीब नवाज से है, जिन्होंने बताइए इंसाफ मोहम्मद की बात आसिफ, करी, जिन्होंने हक की बात करी। आप आसिफ अभी भी बताएं, मौलाना साद के साथ खड़े बताइए, रहना चाहते हैं? हक और इंसाफ किसने सिखाया? ये मौलाना साद सिखाएगा? हम हक की मरकज बात को मानते जो खुद हैं, सीख के तबलीग की बैठा हुआ है, जमात को और मानते हैं, अभी तबलीग की हमारे जमात के साथ पैनलिस्ट खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात हम कही। मरकज के साथ खड़े हुए हैं। आप ये बताइए, सरकार मेरी सुनिए, आप ये बताइए मरकज के तो साथ कि मरकज क्या सरकार ने सिखाया? कौन कौन सी है एथराइज मरकज? कंपनीज को, मरकज कौन लैब्स है? को, मरकज में कौन लोग जाते हैं? आप सुन तो लीजिए, मरकज में कौन लोग जाते क्या हैं? मरकज जिसका में मतलब क्या आप है? हिंदुस्तान क्या के है? मुसलमानों को आप गालियां दे रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप गालियां दे रहे हैं। अगर आप मरकज में ये आप जाके लोग गालियां दे रहे हैं, बैठ के मुसलमान के रूप में यासिर जिलानी, आप खड़े होकर गाली दे रहे हैं। गाली देंगे आप तमाम नहीं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए, सुनिए, आप मोहम्मद कह रहे हो आसिफ, सरकार की बात करने वाले मोहम्मद आप हमारे- आसिफ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जफरुल इस्लाम जैसे आप लोगों के मरकज साथ को खड़े होके मानिए, आप जो तबलीग की हिंदुस्तान जमात में को रहता है, मानिए, वो एक आपका मन है, आपका समर्थन है, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। बैठ के लफाजी और झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर ये मानते हैं, सुनिए ना जिलानी जी, मैं तो आज कह रही हूँ मोहम्मद आसिफ इतनी आस्था दिखा रहे हैं तबलीग की जमात और मौलाना साद में, तो आज उसी वास्ते बुला लीजिए मौलाना साद को, बोलिए किस तरह नाम खराब हो रहा है तबलीग की जमात का, सामने आइए, आप बोलिए ना, आपकी सुनेंगे, आप समर्थक हैं, आप समर्थक हैं तो आपके गुरु आपकी सुनेंगे, सुनिए ना, हमारी जो मानती है सरकार, आपके गुरु हैं, आपकी सुनेंगे, गुरु तो लैब को आप गलत कह रहे हैं, सुनिए, लैब को गलत कह रहे हैं, गुरु तो लैब को गलत कह रहे हैं, हमारी खानकाहों को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ। मोहम्मद आसिफ, सरकार उन लैबों को नहीं मानती। गुरु तो राह दिखाते हैं ना, गुरु राह बनाते भी हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे, आप एक आवाज लगाइए, इतनी आस्था है आपकी मरकज में और मौलाना साद में, एक आवाज लगाइए, बोलिए ना मौलाना साद आइए, क्योंकि हमारी यहाँ बदनामी हो रही है मरकज की, आप सामने आइए, बोलिए, सुचारिता, इन नहीं बोलेंगे आप। धर्मियों ने, इन जैसे हठधर्मियों ने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल कट्टरता का लेके आए जिसको किसी ने, समाज के किसी वर्ग ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी एक मिनट जिलानी जी मैं जरा सुन लूं ये क्या बोल रहे हैं, जिलानी जी एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं आप मोहम्मद आसिफ, किसको आवाज लगा रहे हैं? अल्फाज नहीं है, ये हठधर्मी और प्रवक्ता है, वो क्या चुप होंगे? वो तो आसस के प्रवक्ता है, वो चुप नहीं होंगे, उन्होंने चुप होना नहीं सीखा। अरे सर, चुप होना खानका को मानते हो कि नहीं? और आप क्या चुप हो रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिलानी जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, बताइए ना मोहम्मद आसिफ, आप आवाज लगाएंगे मौलाना साहब को? बिल्कुल भी आप आवाज लगाएंगे मौलाना साहब को? लगाइए ना, आवाज लगा रहा हूँ, वो सरकार ने टेस्ट, मैं आवाज लगा रहा हूँ, सरकार से आवाज लगाने के लिए नहीं कही है मैंने आपसे, सरकार से आवाज मत लगाइए, तो सरकार तो हर नागरिक की बात सुनेगी, आप मौलाना साहब को आवाज लगाइए, तो फिर क्या दिक्कत है? आप मौलाना साद को आवाज लगाइए ना, लगाइए मौलाना साद को आवाज, मौलाना साद एक नारा लगाना चैनल बैठ के, मौलाना साद, मौलाना साद, मौलाना साद। सुचारिता, इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी है, आपने बैठ के सुचारिता, इन लोगों के बारे में हमारे भारत के मंत्री मोहम्मद आसिफ, आप ये मान लीजिए कि जिसे गुरु मानकर आप बैठे हैं, जिसके आगे आपने सर झुका रखा है, वो आपकी सुनने वाले ही नहीं है, ये मान लीजिए आप, जिसके आगे आप सर झुकाकर बैठ गए, जिसके आगे, जिसे आपने गुरु मान लिया है, वो आपकी सुनेगा ही नहीं, तो आवाज लगाने का फायदा क्या है आप खुद जानते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहते रहिए, नहीं सुनेंगे मौलाना साहब, क्योंकि वो क्यों आएंगे आपके से कहने पर? भारत के अल्पसंख्यक मंत्री, बात बस इतनी सी है, सुचारिता, भारत के अल्पसंख्यक मंत्री जी, सुचारिता, जल्दी से बोलिए, अल्पसंख्यक मंत्री जिलानी मुख्तार में अब्बास समय नहीं नकवी है, साहब ने बेहद शानदार बात, बेहद शानदार, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बेहद शानदार बात इन जमातियों के बारे में कहा है, ये हठधर्मी हैं, ये अपराध करने के बाद भी अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपराधी है कोशिश है, वरना 4 नोटिस अभी तक आप सामने नहीं आए, कर क्या रहे हैं आप? और इन जमातियों के साथ भी दगा है जो सामने आए हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।